जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बल्कि वाहिद तौर पे बात करेंगे आईएमएफ मुआहदे के हवाले से, जिसको हुकूमत पाकिस्तान खासतौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब तक की अपनी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी करार दे रही है। जाहिर है पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर तो है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया, लेकिन एक तो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, एसबीए है, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए है, 9 महीने के लिए है, एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म आईएमएफ की तरफ से डील ना मिलने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या इसकी वजूहात सियासी हैं? क्योंकि आईएमएफ को पता है, आलमी बरादरी को पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ईयर है, नई गवर्नमेंट आ जानी है। नई गवर्नमेंट आने के बाद क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज कंटिन्यू करती हैं कि नहीं करती, ये सब कंसिडरेशंस होती हैं जब मॉनेटरी फंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खास तौर पे, या मॉनेटरी एजेंसीज, इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज आपको फंड आउट करती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर तो है आईएमएफ का प्लान मिलना, बावजूद इसके कि कर्ज है पाकिस्तान के लिए कोई खुशी का बाइस, कोई खुद कोई एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए कोई बहुत बड़े फ़ख्र की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चूंकि नहीं होती, किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होती इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडिजिनस रेवेन्यू इकट्ठा करना, इसीलिए आपको बार बार बाहर जाना पड़ता है, बाहर के मुल्कों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, मॉनेटरी फंड्स के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, मॉनेटरी एजेंसीज के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, ताकि आपको पैसे मिल सकें, चंद पैसे मिल सकें। सो वो चंद पैसे आपके कर्ज के कशकोल में आ तो गए हैं, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये दावा रहा है, हमेशा से ये पॉलिटिकल स्लोगन रहा है कि हम कशकोल तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो उन्होंने यही कहा कि हम एक भिखारी नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आपको भीख मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। और उसकी बहुत सी वजूहात, जिसमें साबिका हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन बहरहाल आईएमएफ का प्लान पाकिस्तान को मिल गया है। नाउ व्हाट? आज स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा अच्छा रिव्यू दिया है। 6% अप हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। गोल्ड की प्राइसेस डाउन हुई हैं, डॉलर के मुकाबले में रुपए मिनिमल सा उसमें स्टेबिलिटी आई है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्शन, क्या ये ट्रेजेक्ट्री इसी तरह से बरकरार रह पाएगी, और क्या आईएमएफ का प्लान लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए फिजिबल, फ्रूटफुल साबित हो सकेगा? क्या ये मुआहिदा जो कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, अब तक का वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आज़म सबसे बड़ी सियासी कामयाबी करार दी जा सकती है? क्या इसहाक डार हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक विजर्ड वंस अगेन? क्या इसहाक डार यहाँ से पाकिस्तान की मईशत को आगे बचा सकते हैं? ये अहम सवाल हैं। और 9 महीने के बाद क्या होगा? और आज मूडीज की भी एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आईएमएफ का प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स? पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जो एक गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए आईएमएफ के प्लान में क्या कुछ शामिल है? तो इन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जुबैर मोतीवाला साहब, ना सिर्फ मुल्क के मशहूर मारूफ कामयाब बिजनेसमैन हैं, बल्कि मईशत के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी। हारून शरीफ साहब सीनियर मईशत दान हैं, बड़े ज़बरदस्त इनका तज्जिया होता है, बड़ा ज़बरदस्त इनका एनालिसिस होता है। साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुकूमत का हिस्सा भी थे मुआशी मामलात के हवाले से। कामरान अरशद साहब एप्टमा के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, इनसे हम जानेंगे कि एप्टमा किस तरह देखती है आईएमएफ के इस मुआहदे को। और फ़रूख सलीम साहब पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सीनियर मुआशी तज्जियाकार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान अरशद साहब, पहला सवाल आपसे, एप्टमा किस तरह देख रही है आईएमएफ के इस मुआहदे को? लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के बिजनेस के लिए फिजिबल है, फ्रूटफुल है? प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप इसको जरा पहले समराइज कर दीजिएगा। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये एक 9 मंथ्स बाय अरेंजमेंट है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। ठीक। और ये वेलकम ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है फॉर द शॉर्ट टर्म। एंड इसका मतलब ये है कि अगर आप की जो आने वाली इमीडिएट फॉरेन रीपेमेंट्स हैं जी। उसका आपके पास शॉर्ट टर्म में, मैं फिर से लफ्ज दोहराऊंगा, शॉर्ट टर्म में एक मेजर आ गया है कि आप अपनी इमीडिएट रीपेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक बड़े पैमाने में देखें तो जो बजट अभी नेशनल असेंबली से पास हुआ है उसमें आपका टोटल बजट
आउटले 14.2 ट्रिलियन रुपीस है, जिसमें से 7.2 अंदाजन डेट सर्विसिंग में है। 7.2 ट्रिलियन जो डेट सर्विसिंग में है, ये आज के एक्सचेंज रेट पे कोई अंदाजन $25 बिलियन बनता है। तो आपने $25 बिलियन के अगेंस्ट फिलहाल शॉर्ट टर्म में $3 बिलियन की फंडिंग सिक्योर की है। जाहिर है आपके पास $3.5 बिलियन स्टेट बैंक में भी है अप्रोक्सीमेट, और $5 बिलियन आपके पास कमर्शियल बैंक्स में है। इससे आगे का प्लान है यूरो बॉन्ड्स की फ्लोटेशन, वो भी आपने बजट में गिना हुआ है। लेकिन जो लम्हा फिक्री है वो ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आपकी इन्फ्लेशन अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रही, और आपकी एक्सपोर्ट्स में खातिर खा कमी हुई है। तो ये चीजें हैं जो आपने एड्रेस करनी है। आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाना है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें एक नॉन फाइलर जमीन खरीद सकता है या गाड़ी खरीद सकता है। इस तरह का मजाक किसी और मुल्क में नहीं होता। जब तक आप ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, इससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप बार बार इसको कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेजर है, शॉर्ट टर्म एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हारून शरीफ साहब, आप हमेशा से स्केप्टिकल रहे हैं, इफ आई माइट यूज द राइट वर्ड, द राइट टर्म, एंड इफ यू अलाउ मी, या अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो प्लीज करेक्ट मी, आई वुड बी हैप्पी टू रेक्टिफाई माई सेल्फ, बट यू हैव ऑलवेज बीन स्केप्टिकल इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से, IMF के प्लान के हवाले से, लेकिन यू हैव ऑलवेज बीन एडमेंट कि IMF के प्लान में जाए बगैर चारा नहीं है। अब जबकि ये SBA मिल गया है, हाउ डू यू सी दिस? हारून शरीफ साहब। जी शुक्रिया गरीदा। देखिए, ये जो SBA है ये अच्छी बात है, खास तौर पे ऐसे हालात में जबकि मुल्क की खबरें ऐसे आ रही थी कि कोई भी हम पे एतबार नहीं कर रहा है। ये IMF के पैसों से ज्यादा आपका एक रिवाइवल ऑफ एंगेजमेंट हुआ है इन ए प्रोग्रामेटिक वे, कि स्ट्रक्चर्ड वे में हम IMF के साथ चलना चाह रहे हैं। तो ये तो स्टेप 1 है और ये पॉजिटिव है, और मार्केट ने देखा है कि एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब यहां से हम कहां जाएंगे। मैं बिल्कुल सबसे अग्री भी करता हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, हम बहुत बात कर चुके हैं, वो तो चाहिए। सवाल ये है कि इसको हमने अब कैसे आगे चलना है। तो जो ये 9 महीने की विंडो है, इसमें हमें एक स्पेस क्रिएट करनी है ताकि पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी अपनी जगह, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, हमें अगला 1-2 से 3 बरस का अरेंजमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस के ऊपर काम करने की अभी से जरूरत है। ठीक। अब ये काम सियासतदानों का भी नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी सलाहियत नहीं है। आपने देख ही लिया है कि इकोनॉमिक मैनेजर्स ने जो डीलिंग की है उसके अंदर हमें काफी एक हैवी नुकसान हो चुका है। सो अब हमें जब अगली हुकूमत बनती है, अगर सब कुछ वक्त के मुताबिक चलता है, उस वक्त एक प्रोग्राम तैयार चाहिए रिफॉर्म्स का जिसको IMF इनफॉर्मली इंडोर्स कर दे और नई हुकूमत के साथ साइन करे बगैर वक्त जाया किए। पहले PTI की हुकूमत में वक्त जाया हुआ, फिर इस रिव्यू के अंदर हमने 8-9 माह खो दिए। हम इसके मुतहम्मिल नहीं है, क्योंकि गैर यकीनी की जो कॉस्ट हमारे ऊपर पड़ रही है वो हम सब ने देखी है। ये जो आपने शुरू में अपने इब्तदाइये में कहा कि हुकूमत इसको सियासी कामयाबी कह रही है, मैं इस पे ये कहूंगा कि ये मुआशी स्टेबिलिटी की तरफ एक मस्बत स्टेप है। इसको हमें पॉपुलिस्ट या सियासी स्लोगन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क है उसके जो फ्री फॉल में जा रहे थे इंडिकेटर्स, ये उसको रोकेगा। लेकिन प्लान हमने खुद बनाना है गरीदा। मैं बार बार कह रहा हूं, ग्रोथ का प्लान, रिवाइवल का प्लान IMF की जिम्मेदारी नहीं है। राइट क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं इस पे चाहूंगी कि आप आगे चल के एम्फसाइज करें। और जो कामरान साहब बातें कर रहे थे इन्फ्लेशन के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें मैं चाहूंगी तमाम पार्टिसिपेंट्स आगे चल के जो है इस पे एम्फसाइज करें। लेकिन कमिंग टू यू जुबैर मोतीवाला साहब, सर बतौर एक कारोबारी तबके के फर्द होने के, उसका एक रुकन होने के नाते आप किस तरह देखते हैं IMF के मुआहदे को, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स? मैं ये पूछता हूँ कि अगर IMF का मुआहदा नहीं होता तो क्या? ठीक। प्रॉब्लम ये है कि हम ये पूछते हैं कि IMF का मुआहदा बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम हुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान मुल्क के, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि
IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर हम आगे नहीं चल सकते। जब हम ये बात को हम तय कर लेंगे नहीं चल सकते, तो फिर हम ये भी कहते हैं कि जो ना गवर्नमेंट ने जो काम करके बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा उन्होंने इसको हैंडल किया है, और ये 1.23 बिलियन ओवर 9 months पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेंगे। लेकिन साथ ही क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी इससे। क्रेडिबिलिटी से मुराद ये कि हमारे फ्रेंड, इस दफा तो ऐसा हो गया, हमने इतने काम गलत किए थे कि पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी आपकी मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप IMF के प्रोग्राम में आए, फिर हम आपको मदद करेंगे। सऊदीया हो या UAE हो या और मुल्क हैं, जिस तरह से हमने बात की। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे को एक ब्रीदिंग स्पेस है जो हमें मिला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। अब एक और बात हमको समझनी चाहिए कि ये जो इस साल गुजरा है, या जो ये 1.5 साल गुजरा है, इसमें हमने एक और तरक्की की है। वो ये की कि 7.1 बिलियन और डेफिसिट हो गया है ट्रेड अकाउंट के अंदर। आपके 3-3.25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं और होम रेमिटेंस कम हुई है। यानी पहले हम 13 से 15 बिलियन डॉलर का डेफिसिट होता था, इस दफा जो है 22 बिलियन 21 बिलियन का होगा। फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें 23 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स हैं इसी साल के अंदर, और हमारे जो रोल ओवर्स भी अगर हो गए तो इंटरेस्ट की पेमेंट्स है। हमारे इंटरनल डेट 7,200 है। तो मतलब इतनी गंभीर सूरत हाल है कि इसके लिए आपको कोई ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे। ड्रास्टिक चेंजेस मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमको जो ब्लीडिंग है वो सबसे पहले रोकनी चाहिए। ब्लीडिंग हमारी कहाँ से हो रही है? हमारी ब्लीडिंग हो रही है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को चलाने में। तकरीबन 1300 अरब रुपए हम उसके ऊपर खर्च करते हैं, जो कि अननेसेसरी है, बिल्कुल फजूल है। और इसको अगर हम बेच के अपने कर्जे भी कम कर सकते हैं प्राइवेट ओन एंटरप्राइजेस को, और जो नया आदमी आएगा वो एफिशिएंटली अगर चलाएगा तो हम टैक्सेस भी हमको मिलेंगे। इसका जो रिपल इफेक्ट है वो 2600 बिलियन का होगा। वो अगर आज हम उसको नहीं करते तो कब करेंगे? जब आप 1300 बिलियन कहाँ से ला के देंगे, ये कोई सोचने वाला नहीं है। नंबर 2, हमको ये करना चाहिए, हमको होम रेमिटेंसेस के ऊपर मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सोचना चाहिए। हमें बैंकों के कमीशन के ऊपर सोचना चाहिए। कम से कम मेरी नजर में वहां 5 से 10 बिलियन रुपया, अगर आप $500 और इससे कम जो रेमिटेंस अपने घर वालों को करता है जिसकी हिस्ट्री है, उसको अगर आप मल्टीपल रेट्स के अंदर रेट बढ़ा के दे दें तो मेरा ख्याल है कि जो हुंडी के कारोबार को भी हम शिकस्त देंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है डॉलर्स का वो भी बड़ी हद तक हल होगा। तीसरे नंबर पे आपको जो है ना IT सेक्टर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करना चाहिए। उसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आप फ्रीलांसर्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको स्टडी करें। आज जो हमारे बच्चे जो दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं उनको आप आगे बढ़ाएं कि वो कैसे हमारे को जो है रेवेन्यू ला के दे सकते हैं। उसके टैक्स स्ट्रक्चर को 0 से भी ज्यादा करके इंसेंटिवाइज कर देना चाहिए IT सेक्टर को। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट सेक्टर है। एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, और जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये और मजीद बड़े हैं IMF के फैसले की वजह से। आप ये देखें, आज अखबारों में आया जी 50% गैस के दाम बढ़ेंगे, 7-8 रुपए बिजली के और बढ़ाएंगे। यानी पहले डबल हुई है बिजली, अब इसके बाद और बढ़ेगा। मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा, आप मुझे ये बताएं। फिर आपने DLTL की जो पेमेंट्स हैं वो भी नहीं हो रही, स्टेट टैक्स रिफंड्स हैं वो भी रुके हुए हैं। तो अब ये तमाम चीजों को अगर देखें तो आप मुझे बताएं हमको क्या चाहिए? हम IMF से एग्रीमेंट करके या क्या ये पैसे लेके बैठ जाएंगे या अपने आप को संभालेंगे और उस नैच पे पहुंचेंगे कि हम अगला प्रोग्राम कर सकें, या अल्लाह करेगा हम अगले प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े। इस मुल्क में पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर जो है ना बहुत पोटेंशियल है। हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल किसी तरह से भी जो है ना $60 बिलियन से कम नहीं है। अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे कॉम्पिटिटर बांग्लादेश को देखें तो जिस पीरियड में हमने $3 बिलियन कम किया है, उसी पीरियड में बांग्लादेश ने $5 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया का रिसेशन है हमारे तरह के मुल्कों को इफेक्ट नहीं करता। तो हम प्राइस वॉर के अंदर हैं। हम प्राइस वॉर में जब बांग्लादेश से हार जाएंगे हमको देखना पड़ेगा हमने करना क्या है, आगे हमने चलना कैसे है, पाकिस्तान को कैसे चलाना है, हमको अपने पांव पे खड़ा होना है, या फिर हम वही 8 महीने के बाद 7 महीने के बाद खड़े हो जाएंगे जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, IMF नहीं दे रहा प्रोग्राम, और हार्श कंडीशन IMF की आएंगी। IMF को ये समझाना जरूरी है कि जिन कंडीशंस को आप डाल रहे हैं उससे तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। उसको कम होने के रोकने के लिए हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम इसको जो है ना इन तमाम बातों को IMF को समझाएं। और मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमको बिठाना चाहिए IMF के सामने कि ये इस तरह ये जो बात है, अगर डॉलर नहीं आया, अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो मुझे आप बताएं फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ जाएगा, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट क्या जाएगा? आज आपके 12,000 कंटेनर जो है ना तकरीबन पोर्टों पे खड़े, जिनको अब उन्होंने रिलीज करने की बात की, उसके लिए तकरीबन को $1.25 बिलियन चाहिए। ये जो चीजें हैं, और कंटिन्यू आपका रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है उसको आपने रोका हुआ है।
और इंपोर्ट के ऊपर कदगन लगा के आपने 1.5-2 बिलियन बचा लिए हैं, लेकिन 7 बिलियन को अगर आप माइनस करें तो भी 5 बिलियन का फर्क आज भी हमारी मईशत में है। इन तमाम बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमको एज ए नेशन चार्टर ऑफ इकोनॉमी पॉलिटिकल पार्टीज को साइन करना चाहिए और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी एक चार्टर साइन करना चाहिए, जिसमें हम यूनिटी के साथ अपने अंदर जितनी भी लड़ाइयां करनी हो वहां कर लें। जब गवर्नमेंट के सामने बैठे तो एक आवाज के साथ बैठे और एक तरह का काम करें। पाकिस्तान को इस वक्त बचाना है। पाकिस्तान अगर नहीं बचे, पाकिस्तान को अगर बचाना है, माशी तौर पर पाकिस्तान इंशाल्लाह विल स्टे फॉरएवर, लेकिन माशी तौर पर हमको बचाना है। और इसके अंदर हमने अगर अपनी कौम को खुशहाली देनी है, हमने इस कौम को जो वो चीज देनी है जिसके वो देख रहे थे पाकिस्तान के लिए, अगर उनको हमने प्रोस्पेरिटी देनी है, काम देना है, तो इन तमाम बातों पर हमको अमल करना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेबर इंसेंटिव्स को बढ़ाने के लिए हमको इन तमाम चीजों पर अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे आई थिंक ये हम खाली सोच विचार करते रह जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा। हमको यस्टरडे बेसिस के ऊपर इन तमाम रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। राइट, क्वाइट वैलिड पॉइंट्स। वेर मोतीवाला साहब, आपने ना सिर्फ बहुत अच्छे सजेशंस दी हैं, बल्कि आपने जो एक स्टार्क एंड हार्श रियलिटीज हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन की, उनको भी हाईलाइट कर दिया है। इस पे मजीद भी आगे चल के बात करेंगे। बट नाउ कमिंग टू यू फारूक सलीम साहब, आईएमएफ के इस प्लान को आप किस तरह देखते हैं? प्लस आप हमेशा अवाम की बात करते हैं, कॉमन ले मैन की बात करते हैं आप। तो जो आज स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अप हुआ है 6%, 2500 पॉइंट्स का उसमें इजाफा हुआ है। डॉलर थोड़ा सा मिनिमल, मामूली, बट चलें एटलीस्ट डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। गोल्ड की प्राइसेस डाउन गई हैं। किस तरह देखते हैं आपको ये पॉजिटिव, अच्छे, फ्रूटफुल इंडिकेटर्स हैं, खुशकुन इंडिकेटर्स हैं, या आपको लगता है कि आईएमएफ प्लान के बाद जो एक ले मैन है उस पर मजीद बोझ डलने वाला है? फरीदा, 3 या 4 हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, पहली हकीकत तो ये है कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया। ये बहुत बड़ी खबर है। पहले हमें क्या होगा, डिफॉल्ट कब होगा और डिफॉल्ट के बाद क्या हाल होगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान में रहने वालों का। तो डिफॉल्ट का खतरा टल गया, ये पहली हकीकत। दूसरी हकीकत यह है कि जो 2019 में हमने आईएमएफ का प्रोग्राम साइन किया था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाला, उसको मुकम्मल करने में हम नाकामयाब रहे, हम फेल हो गए। 9th रिव्यू में हम फेल हो गए। तीसरी हकीकत यह है कि इसको आप एक ब्रीदिंग स्पेस जान सकते हैं, सांस लेने की जगह मिल गई है। ये इजाफी $3 बिलियन का कर्जा है, कोई बर्फी या लड्डू का डब्बा नहीं है कि हम इसमें सेलिब्रेट करें और इसको मनाएं। ये एक इजाफी कर्जा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमने इससे कोई सबक सीखना है तो एक सबक ये निकलता है कि हम माशी फैसले करते हैं सियासी बुनियाद के ऊपर और उसके नतीजे में अरब हार डॉलर का मुल्क को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए, नवंबर से हम ये वाला जो एग्रीमेंट है इसके मुज़ाकरात चल रहे हैं नवंबर के महीने, और नवंबर और जुलाई में जो 8-9 माह गुजरे हैं उसके दौरान आप अंदाजा कर लीजिए कि 8 से 10 अरब डॉलर का इस मुल्क को नुकसान हुआ है। आप देखिए कि एक्सपोर्ट 3-4 बिलियन नीचे गई हैं, रेमिटेंसेस नीचे गई हैं, हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो नीचे गया है, करेंसी की वैल्यू नीचे गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है। ये नतीजा है उस सियासी फैसले का जो हमें नवंबर में लिया कि हमने आईएमएफ का हिस्सा नहीं बनना। हम उसको लटकाते रहे हैं 8-9 महीने, और उस 8-9 महीने की एक बहुत बड़ी माशी कीमत है। तो आप समझते कि वो 100 जूते भी और 100 प्याज भी। ये हमें फ्यूचर में इस किस्म की हरकत से बाज रहना चाहिए कि 100 जूते भी हों और 100 प्याज भी। राइट। आपने लेमैन का जिक्र किया। देखिए, लेमैन का जो सबसे बड़ा इशू था इस मुआहदे से पहले वो महंगाई का। हुकूमत का जो सबसे बड़ा इशू था इस मुआहदे से पहले वो डिफॉल्ट का था। डिफॉल्ट वाला मामला तय हो गया। लेमैन के लिए अभी मुश्किल वक्त हमारे मुस्तकबिल में है, माजी में नहीं। ये डिफिकल्ट टाइम इज अहेड ऑफ अस, अभी आना है। देखिए, ₹8.25 का यूनिट जो है वो बिजली का रेट बढ़ेगा। पेट्रोलियम लेवी जो है वो ₹55 लीटर चल रहा है, जाएगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर। जो शराय सूद है वो पॉलिसी रेट ऑलरेडी 22% पे है। अगर कोई बिजनेसेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उनको 24, 25, 26% पे मिलता है।
आप अंदाजा कीजिए 24, 25, 26% पे अगर कोई बिजनेस कर्जा ले रहा है तो वो कभी भी मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। और अगर बिजनेस मुनाफा बख्श नहीं हो सकता तो फिर एक्सपेंशन नहीं होगी, फिर नई नौकरियां नहीं मिलेंगी, फिर जो है वो गुर्बत दूर नहीं हो पाएगी, बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। तो लेमैन के लिए तो अभी डिफिकल्ट पीरियड इज अहेड ऑफ अस। लेमैन के लिए डिफिकल्ट पीरियड इज स्टिल अहेड ऑफ इट। फरूख सलीम साहब, मैं चाहूंगी कि इस पे आप मजीद इलैबोरेट भी करें और आईएमएफ के इस प्लान के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस क्या हैं। मूडीज जैसे इदारे भी आज कह रहे हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमी के लिए ये आईएमएफ का प्लान बेहतर है, लेकिन साथ में आपको मौशी इस्लाहात करनी है, आपको टैक्स नेट बढ़ाना है। मतलब वही बातें हैं जो कि ये चारों वर्दी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी मईशत की समझ बूझ रखने वाले बंदे से आप बात करें, वो आपको यही बातें बताएगा। तो ये हुकूमतों की समझ में क्यों नहीं आती ये मामूली सी चीज, इसी पर बात करेंगे, इसी पे मजीद सवाल जनरेट करेंगे। चैलेंजेस क्या होंगे आईएमएफ के इस प्लान के बाद, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सब पे सवाल करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अरशद साहब, हारून शरीफ साहब, फरूख सलीम साहब एंड जुबैर मोतीवाला साहब। कामरान अरशद साहब, कमिंग टू यू, टेकिंग द डिबेट टू यू। जो एक्सपोर्ट्स, एप्टमा के सारे एक्सपोर्ट्स के साथ आपका एक ग्रेटर लिंक है, सो एक्सपोर्ट्स को फिजिबल बनाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को स्पीड अप करने के लिए आईएमएफ के इस प्लान के बाद चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं उन चैलेंजेस के? देखिए, जहाँ आईएमएफ का प्रोग्राम आपको मिला है और उसमें आपका इमीडिएट शॉर्ट टर्म में डिफॉल्ट का खतरा टला है, शॉर्ट टर्म में उसकी भारी मतलब ये करते हैं कि आपके बिजली और गैस के नर्ख बढ़ने, तो अगर वो बढ़ते हैं तो आप कैसे compete करेंगे बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका के साथ? सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि आपकी हैवी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें आपकी नंबर 1 कॉस्ट इंडस्ट्री है, नंबर 2 कॉस्ट लेबर। बेशक आपकी मिनिमम वेज 32,000 रुपए हो गई है, वो एट पार है, या उसमें हम अभी भी गिला नहीं करते। प्रॉब्लम है कि आपकी बिजली और आपके नर्ख पूरे रीजन में सबसे महंगे तरीन हो गए हैं। और ज़हन में रखें, आप अपनी महंगाई अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ लोकल मार्केट की हद तक, डोमेस्टिक मार्केट की हद तक प्राइस इन कर सकते हैं कि आप इंपोर्ट को करें, लेकिन आप अपनी एक्सपोर्ट को महंगी बिजली, महंगी गैस श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना के मुकाबले में दे के उसको आप फरोख्त नहीं कर सकते। वही एक नतीजा है कि आपकी $3 बिलियन से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गई है। कामरान साहब, ये आपकी गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट्स के हवाले से, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली आपका जो स्काइप कनेक्शन है थोड़ा सा फॉल्टी है, मैं चाहती हूँ कि ये रिकनेक्ट हो जाए। इन द मीन टाइम हारून शरीफ साहब के पास मैं डिबेट ला जाती हूँ, और जब तक आपका स्काइप हम रिकनेक्ट करते हैं तो यही जवाब मैं दोबारा आपसे लेना चाहूंगी। हारून शरीफ साहब, आपने कहा कि ठीक है, एक अच्छा है, इस वक्त मुनासिब प्लान मिल गया है, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? जैसे अभी एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, बिजली गैस के रेट्स के हवाले से बात हो रही है, डॉलर का रेट क्या आप समझते हैं कि मजीद ड्रॉप डाउन होगा, कोई स्टेबिलिटी आ सकेगी मजीद? और फिर मूडीज ने भी कहा है कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है। आप जब भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेकिन गवर्नमेंट्स करती क्यों नहीं है हारून शरीफ साहब? और अब इस आईएमएफ के प्लान के बाद आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकेंगी? जी गरीदा, इसके 2-3 हिस्से हैं, मैं जरा एक्सप्लेन करना है। इसके ऊपर मैं बहुत सोचता हूँ, लिखता भी हूँ, बाकी ममालिक को देखता हूँ। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हमारी जो सियासत है और सियासतदान है, उनको मईशत की माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ देनी चाहिए। अभी तो कैबिनेट जो है वो इदारों के अंदर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स तक लगाती है, तो उनको पहली तो बात यह है कि इदारों को डेलीगेट करना चाहिए। दूसरा यह है कि कोई भी मुल्क तमाम रिफॉर्म्स नहीं कर सकता। हमें रियलिस्टिक होना है कि इकोनॉमिक रिवाइवल की सीक्वेंसिंग क्या होती है। सीक्वेंसिंग यह है कि अगर हम 2 साल आईएमएफ के प्रोग्राम में चलते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाते हैं, तो हमारी एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन हो जाती है, जिसपे इदारों को, इन्वेस्टर्स को और हुकूमतों को एतबार आना शुरू हो जाएगा। ये जो कहना कि हम कोई ओवरनाइट
टर्न अराउंड कर लेंगे, कोई भी मुल्क नहीं करता। हमें कम से कम 10 साल का एक कंसिस्टेंट रिफॉर्म का प्रोग्राम चाहिए जिसको हम सियासी शॉक से इंसुलेट कर सके। आई एम अफ्रेड कि ना वो हमारी सियासी पार्टियां बना सकती हैं, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी बना सकती है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज की जरूरत है। विद नो डिसरिस्पेक्ट, ना ये अकाउंटेंट्स का काम है, ना ब्यूरोक्रेट्स का काम है, ना सियासतदान का काम है, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का काम है। अगर हमारी तरजीहात एक्सपोर्ट प्रमोशन है तो हमें ट्रेड इकोनॉमिस्ट चाहिए जो हमें बताएं कि कहां वैल्यू एडिशन हो सकती है, कितना साल लगेगा, लोगों ने नॉलेज प्रोडक्ट्स कैसे बनाई हैं, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जहां बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इनपुट पर है उससे एग्जिट कैसे करना है। ये स्ट्रेटजीज टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हमारी हुकूमत की वज़ारतों के बस का रोग। लेकिन सर जो कामरान साहब भी रोना रो रहे हैं, जो जुबैर साहब भी रोना रो रहे हैं, जो फारूक सलीम साहब ने भी पॉइंट आउट किया, आईएमएफ के प्लान के बाद अगर आपको बिजली गैस के रेट एट अ हायर परसेंटेज बढ़ाने हैं तो आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है, आपकी ट्रेड बेहतर कैसे हो सकती है। सर यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं उनका सॉल्यूशन जरा बताइए ना। जी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, जैसे मैंने अर्ज किया कि आईएमएफ के प्रोग्राम में 2 साल सख्त है। आपकी इकोनॉमी जो है एक्सपैंड नहीं करेगी क्योंकि आपने श्रिंक की हुई है मीशत को, आपने डिमांड को कंप्रेस किया हुआ है। लेकिन प्लानिंग जो हमने करनी है कि हम ये जो एक्सपोर्ट का एक ट्रेडिशनल बास्केट है उसके अंदर एक लिमिटेशन है। हम उसमें जो इनपुट ड्रिवन है, टेक्सटाइल हमारी 60% एक्सपोर्ट है और उसको हमें बिल्ड करना चाहिए, लेकिन हमने एक्सपोर्ट को और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को गरीदा डाइवर्सिफाई भी नहीं किया है। मार्जिन्स जो हैं वो नॉलेज प्रोडक्ट्स में हैं, वो आईटी की एक्सपोर्ट में है। जो आईटी का एक लैपटॉप होता है वो टेक्सटाइल मिल जितनी बिजली नहीं खींचता है, लेकिन वो आपको रिटर्न ज्यादा देता है। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये ट्रांजिशन को आज की पेस में 10 बरस लगेंगे। बांग्लादेश को भी ऐसे ही लगा, वियतनाम को भी ऐसे ही लगा, कैम्बोडिया को भी ऐसे ही लगा। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क था, उसको रिफॉर्म करते 25 साल लगे, लेकिन दे स्टक टू द रिफॉर्म्स। हमारा मसला यह है कि हम पॉलिटिकल विम्स के ऊपर और शॉर्ट टर्म के ऊपर तरजीहात नहीं बना पाते। हमें 3 या 4 तरजीहात अपने हर सियासी जो मुआशी फैसले में करनी पड़ेगी। पहली चीज कि हम जो भी पॉलिसी बना रहे हैं आया वो नौकरियां क्रिएट कर रही है कि नहीं। सर एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सॉरी एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, माजरत आपको कट इन करने के लिए, बट आप ये वाला जवाब भी कंटिन्यू कीजिएगा। तो फिर आपको लगता है, आप 10 साल का अरसा मांग रहे हैं, तो आपको लगता है कि करंट पॉलिटिकल सिस्टम में ये 10 साल की स्टेबिलिटी जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस करंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम में मुमकिन है सर, या कोई और सिस्टम फिर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? जी हाँ जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, इसी सिस्टम में मुमकिन है। हाँ। अगर ये सिस्टम माइक्रो मैनेजमेंट को इदारों को डेलीगेट कर दे और इदारों को इंडिपेंडेंट स्पेस दे और वहां अच्छे लोगों को बिठाए और उनको अकाउंटेबल करे। अगर सारी चीजें हमने एक कोलेशन हुकूमत के अंदर करनी है, हमने बारहा देखा है कि वो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को मैच्योरिटी आते अभी वक्त लगेगा, लेकिन हमें अपनी तरजीहात को इंसुलेट करके दे देना चाहिए इदारों को 3-4 को कि भाई तुम्हारा काम है कि एक्सपोर्ट को डबल करना है 5 साल में, आपका काम है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में से इतनी को आपने ठीक करना है या आउटसोर्स करना है या प्राइवेटाइज करना है। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। चीन ने भी इसी तरह किया है, हम कोई इतने अनोखे नहीं है, सऊदी अरब भी ऐसे रिफॉर्म कर रहा है। सो ये इदारों में होती है, सियासी फ्लक्स के अंदर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉपुलिज्म जो है वो रियलिज्म को बीट करता रहेगा। अब ये हमें सीख लेना चाहिए। अब तक हमने अभी आईएमएफ में देखा है कि पॉपुलिस्ट डिसीजंस की वजह से 3 दफा आपका प्रोग्राम डीरेल हुआ है। सो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि एक तो सीक्वेंसिंग है हमारी रिवाइवल की, दूसरा तरजीहात है। हमें सिर्फ 3 या 4 तरजीहात के ऊपर काम करना है। हम सब कुछ नहीं कर सकते, ना रिसोर्सेज है ना कैपेबिलिटी है। अगर ये शुरू हो जाता है, मैं आपको गरीदा बता रहा हूं, अगर 1 या 2 रिफॉर्म पे लोगों का एतबार बनना शुरू हो जाता है कि ये मुल्क कर सकता है, आप देखिएगा कि आपका सेंटिमेंट ग्लोबल भी, रीजनल भी, इंटरनल भी कैसे तब्दील होता है। गलती हम ये करते हैं कि हम पॉलिटिकल वादे करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान खोल के रख देते हैं
जो ना हमारे में सलाहियत है और ना ही हमारे पास फाइनेंसेस है उसको फाइनेंस करने के लिए। सो अपनी तरजीहात 3-4 रख के पावर सेक्टर, एक्सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी, नॉलेज इकोनॉमी, जो भी आप हुकूमत फैसला कर दे, और इसके बाद ये इदारों को डेलीगेट कर दीजिए। लेट द पॉलिटिकल प्रोसेस मैच्योर ओवर टाइम, ये मैं कह रहा हूं। राइट, क्वाइट इंटरेस्टिंग पॉइंट। कामरान साहब, आई होप कि आपका स्काइप कनेक्शन जो है वो हमारे साथ रिकनेक्ट हो गया है बेहतर तरीके से। आप जवाब कंटिन्यू कीजिएगा, बल्कि इसको इलैबोरेट भी कर दीजिएगा। एप्टमा, एक्सपोर्ट्स, रिवाइवल, बल्कि इसको अपवर्ड कैसे लेके जा सकते हैं आईएमएफ के प्लान के बाद? देखिए, जो आईएमएफ का प्रोग्राम है ना, उसमें जो कड़ी शराइत है, हमारा खदशा ये है कि उससे आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, क्योंकि जब आपके बिजली और गैस के नर्ख, जो आपकी नंबर 1 एनर्जी इनपुट होती है किसी भी टेक्सटाइल के कारोबार में, अनलेस आप बड़े हाई वैल्यू एडेड में चले जाएं तो वहां फिर बिजली गैस इतना मैटर नहीं करती, वहां लेबर कॉस्ट ज्यादा मैटर करती है। लेकिन चूंकि हमारी रिवायती एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, वैल्यू एडेड कम है, इसलिए वहां बिजली और गैस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। वैल्यू एडेड में भी हम कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमें मैचिंग टैरिफ एज इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका के बराबर आप ना दें। नंबर 1 हमारी रिक्वेस्ट ये है। नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, एक और कॉलीग ने भी कहा कि 24-25% एक्चुअल रियल इंटरेस्ट रेट्स पे कोई बिजनेस कारोबार करके मुनाफा नहीं कमा सकता। लिहाजा आपको जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती है, आपको अपने इंटरेस्ट रेट चलाने पड़ेंगे। बजट में बहुत सारी ऐसी नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं जिनका कोई किसी किस्म का प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है। आपने पीएचडी बढ़ा दिया है, आपने मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ सूबों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस अनाउंस कर दिए हैं। ये सारे नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं जो पाकिस्तान फ्रैंकली पॉइंट पे अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको बिजली गैस को तरजीह देनी होगी, प्लस आपको वो पॉलिसीज रखनी है। अगर जैसे एक और साहब ने कहा कि हमारे पास शायद प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर स्किल्ड रिसोर्स इन द राइट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शायद एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप मक्की पे मक्की मारें, बांग्लादेश की, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कॉपी करें, उनके 5 ईयर 10 ईयर प्लान्स कॉपी करें। खुदारा जो आपके 1960 की दिहाई में यहाँ से कोरियंस, मलेशियंस, जर्मन्स कॉपी करके लेके गए थे और आज वो देखें कहाँ से कहाँ फ्लरिश कर गए। आप उन प्लान्स करें, अपनी इकोनॉमी को एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाएं, साथ में एक वेलफेयर स्टेट भी कंटिन्यू करें, लेकिन आपको बिजनेस, इंडस्ट्री, तिजारत, सनत, इनको फरोग देना है और ये competitive input costs होगा, उसके बगैर नहीं होगा। Certainly right, certainly right. Thank you very much for making this point. एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। जुबैर साहब एंड फारूक साहब, आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगी आफ्टर दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। लेट्स कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्या? जुबैर साहब, आपके पास मैं डिबेट लेके आ रही हूँ। आपने कहा था कि ट्रेडर्स गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं और जितने भी चैलेंजेस हैं, खासतौर पर इस आईएमएफ के प्लान के बाद, क्या चैलेंजेस होंगे हुकूमत को? आपकी सजेशंस क्या होंगी ट्रेड को मजीद इंप्रूव करने के लिए, इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए? जुबैर साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जुबैर साहब तक शायद आवाज नहीं जा रही है, स्काइप कनेक्शन उनका डाउन। जुबैर साहब, अब आवाज आ रही है? बीच में कोई कॉल अभी। जी जुबैर साहब, बताइए, आपने सवाल सुन लिया मेरा या मैं रिपीट करूं आपके लिए? नहीं। जुबैर साहब, आपने सवाल सुन लिया मेरा? प्लीज नहीं सुना, आप रिपीट कर दें प्लीज। जी, मैं आपसे कह रही थी कि आपने पहले फरमाया कि ट्रेडर्स बैठने को तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ, और आपने ये भी कहा कि गवर्नमेंट हमें बिठाए आईएमएफ के सामने ताकि हम सजेशंस दे सकें कि ट्रेड को बेहतर कैसे किया जा सकता है, तिजारत को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो क्या चैलेंजेस क्या हैं आपके नजदीक इस आईएमएफ प्लान के बाद, खासतौर पर तिजारत के मामले पे कारोबारी तबके के लिए, और उनका सोल्यूशन हुकूमत के लिए सजेशंस क्या होंगी आपकी? देखिए, हमारे जो साथी हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप टैरिफ बढ़ाएं। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप गैस के इतने टैरिफ बढ़ाएं या इलेक्ट्रिसिटी के इतने टैरिफ बढ़ाएं, बल्कि जो है ना, आईएमएफ ये भी परमिशन देता है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें। अब हमारा मसला क्या है कि हम एक तो सब्सिडी इंडस्ट्री को देने को तैयार नहीं है, उल्टा हम क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं।
मिसाल के तौर पर गैस के अंदर आप देखें कि जो हमको टैरिफ मिलता है उसके अंदर जो टैरिफ फर्टिलाइजर को मिलता है उसकी जो सब्सिडी जो वहां दी जाती है विच इज फॉर अ गुड कॉज, लेकिन वो जो है ना वो इंडस्ट्री से वसूल की जाती है। डोमेस्टिक के अंदर जो कम टैरिफ दिया जाता है उसकी सब्सिडी क्रॉस सब्सिडाइजेशन के तहत इंडस्ट्री से ली जाती है। मैं कहता हूँ ये कहीं कभी हो सकता है अगर हम बैठ के अगर IMF को समझाएं और हम ये कहें कि हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, लेकिन एट कॉस्ट चीज चाहिए। गैस की जो कॉस्ट कर रही है आप सब्सिडी को हटाकर जो कॉस्ट आ रही है वो हम देने को तैयार है, उसके बाद में एक्सपोर्ट बढ़ाने को भी तैयार है। सिमिलर इज द केस विद द पावर सेक्टर। अगर जो कॉस्ट आपको आ रही है उससे अगर आप हमसे ज्यादा लेंगे तो हम कैसे कॉम्पिटिटिव हो रहेंगे। बांग्लादेश ये काम नहीं करता, कंबोडिया ये काम नहीं करता, तो हम उसके अंदर कैसे ये काम, वियतनाम ये काम नहीं करता, तो हम उनके आप सामने प्राइस वॉर में हार जाते हैं। हम बैठना इसलिए चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि देखें अगर आपने सब्सिडी देनी है तो आप बजट से दें, क्योंकि ये तो टारगेटेड सब्सिडी है। डोमेस्टिक को अगर आपने देना है तो इट्स टारगेटेड सब्सिडी, इसको आपको देने हमें कोई एतराज नहीं है। आप अगर फर्टिलाइजर को देते हैं तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए है, ग्रोअर को सस्ती खाद मिलेगी, उसमें वी हैव नो इश्यूज। लेकिन हमसे लेके अगर आप ये तो हमको क्रिपल कर रहे हैं, इंडस्ट्री इस तरह से चल नहीं पाएगी। अगर हमें आगे बढ़ना है और इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो वी हैव टू कम विद लॉजिकल सोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक। फरूख सलीम साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, डॉलर के मुकाबले में कितना आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट कितना रुपए के मुकाबले में गिर सकता है, रुपए कितना स्टेबलाइज हो सकता है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस किस्म की करनी चाहिए इमीडिएट IMF के इस प्लान के बाद? देखिए, किसी भी करेंसी की फ्यूचर वैल्यू को स्पेकुलेट करना बड़ा खतरनाक काम होता है। मेरा ख्याल ये है कि शॉर्ट टर्म में शायद, वेरी शॉर्ट टर्म में रुपए को कुछ स्ट्रेंथ मिले और डॉलर शायद कुछ नीचे आए, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर होगा और रुपया मजीद नीचे जाएगा। रिफॉर्म की आप बात कर रहे थे, देखिए असल सवाल वही बनता है कि मेरे नजदीक जो हमारा एग्जिस्टिंग माशी ढांचा है और जो एग्जिस्टिंग सियासी ढांचा है उससे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो है वो मजीद बढ़ेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक मॉडल है हमारी हुकूमतों का वो बड़ा सिंपल है, वो है बोरो एंड स्पेंड। अब कर्जा लेते चले जाएं, कर्जा लेते चले जाएं और उसको खर्च करते चले जाएं। आप अंदाजा करें कि पिछले साल के बजट में हुकूमती अखराजात जो हैं वो तकरीबन 9-9.5 अरब के थे, और इस साल हुकूमत खुद से कह रही है कि उसके अखराजात 14,500 अरब के होंगे। एक साल में 52% अगर हुकूमती अखराजात बढ़ गए हैं तो जाहिर बात है कि हुकूमत का इकोनॉमिक मॉडल जो है ये चल नहीं पाएगा। राइट। फिर जो माशी मॉडल है उसके अंदर 3 या 4 कार्टेल्स बने बैठे हैं जो पूरे के पूरे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर छाए हुए हैं। उन कार्टेल्स को तोड़ना होगा। तकरीबन 60 से 65% जो हमारी GDP है वो हुकूमत के साये के तले बनती है। हुकूमत को हुक्मरानी करनी होगी, हुकूमत को बिजनेस से बाहर निकलना होगा। ठीक, ये सारी चीजें जो है ये एग्जिस्टिंग सियासी या माशी ढांचे में मुमकिन नहीं है। राइट। सॉरी फरूख साहब, आई हैव टू कट यू देयर बिकॉज प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फरूख सलीम साहब, जुबैर मोतीवाला साहब, हारून शरीफ साहब एंड कामरान अरशद साहब। IMF का प्लान पाकिस्तान को मिल तो गया है, लेकिन इसके बाद बहुत से चैलेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। खासतौर पे आम पाकिस्तानी को, जो गरीब मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, उस तक मईशत की बहाली के असरात जब तक नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। ऑल सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।